नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग। 6 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर जी घना हेतु सु घना कोड सु घना मान सु म्हारे हिवड़ेरी घना। जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। बात हम 6 दिसंबर 2021 पर करने जा रहे हैं। आज जो कल के दिन तक आपकी महत्वपूर्ण खबरें रही उन सभी पर हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी के साथ। प्रदीप गौड़, शारदा बैरवा, कमलेश, बसंती, पवन कुमार, प्रियंका, RAS, ठीक है जवाब। तो सभी दोस्तों का SI मंजू राव, मनोज कुमार, बोमा सिंह, दिव्या, कमलेश, तान्या जी, सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं, उन सभी पर करंट अफेयर्स पर हम बातचीत करेंगे। अधिकांश वही व्यक्ति सफल होते हैं जो बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं। जो दूसरे लोगों की सुनते ज्यादा हैं उन लोगों को जल्दी सफलता हासिल होती है और खुद ही खुद ऐसा करते जाते हैं, वो जीवन में हमेशा थोड़ा पछतावे की स्थिति में रहते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको दो ही चीजों की जरूरत है, एक तो अनभिज्ञता और दूसरा आपका आत्मविश्वास जो है वो आपको सफलता दिलाता ही है। 6 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स की हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो बातचीत की शुरुआत सबसे पहले आपके सामने पहले सवाल से ही रख रहे हैं दोस्तों। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते भी उनके आसान हुआ करते हैं। ये नादान न घबराना इन परेशानियों से, यह तो पल भर की मेहमान हुआ करती है। तो पल भर की मेहमान इन परिस्थितियों को, इन परेशानियों को हमें जीवन से आगे नहीं रखना है, इनको जीवन से पीछे रखते हुए ही हमें प्रयास करना है बेहतर करने का। आज का पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और आप इसको देखकर जवाब दे सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, यहाँ पर दी गई सारी बातें जो है वो आपकी परीक्षा में आ जाएगी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ BSF का स्थापना दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। और अभी हाल ही में BSF की जो है, BSF का जो परेड है, स्थापना दिवस की परेड जो है, उस परेड का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के कहाँ पर? जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब इस BSF की इस वार्षिक परेड या स्थापना दिवस की परेड का आयोजन पाकिस्तान की सटी हुई सीमा के इतने नजदीकतम हिस्से में किया गया है। इस परेड का आयोजन इस समय पर देश के गृह मंत्री जो हैं उन्होंने परेड का निरीक्षण किया या उसकी सलामी ली। प्लस इसके दौरान जो आयोजित कार्यक्रम है उनमें तनोट माता का जो मंदिर है, तनोट माता जिसे सैनिकों की देवी के नाम से जाना जाता है, तनोट माता के मंदिर में देश के गृह मंत्री ने अपना शीश झुकाया और यहां पर पूजा अर्चना भी की। तो ये BSF का स्थापना दिवस भी इसी दिन क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को दो घटनाएं आपको याद है। इसके बाद 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो आपको पता है एक प्रदूषण नियंत्रण दिवस, प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी आपने हाल ही में मनाया है। प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी हाल ही में मनाया है। प्लस इसके अलावा दिव्यांगजन जो है, दिव्यांगजन के लिए भी आपने अभी एक दिन मनाया है। तो नौसेना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? हाँ, रुमाल वाली देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब आप सब लोगों का आ चुका है, वो है क्या? 4 दिसंबर इसका सही जवाब है। 4 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? नौसेना दिवस जो है वो मनाते हैं। नौसेना ने भी भारत और पाकिस्तान के 1971 की जो लड़ाई हुई, इसका स्वर्ण जयंती वर्ष अभी चल रहा है। कौन सा? स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान की सेना को हारने पर मजबूर कर दिया और एक नए देश का जन्म भी इस समय हुआ था। तो हाल ही में इसके 50 वर्ष क्या हो चुके हैं? पूर्ण हो रहे हैं। तो 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी स्वर्ण जयंती पर आपको जरूर ध्यान रखना है कि हाल ही में इसकी स्वर्ण जयंती भी क्या की जा रही है? मनाई जा रही है। तो 4 दिसंबर को यहां पर नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 में नौसेना ने यहां पर क्या की थी? विजय हासिल की थी। इस समय हमारी सभी सेनाओं ने मिलकर इस युद्ध कौशल में या इस युद्ध की रणभूमि में अपनी सफलता हासिल की थी। चलिए अगले सवाल पर दोस्तों बातचीत करें।
संसद की किस समिति ने हाल ही में अपने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? संसद की एक ऐसी समिति है जिसने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उस समिति का आपको नाम बताना है। क्या प्रारूप समिति है, क्या नियम समिति है, क्या ए व बी दोनों है, या लोक लेखा समिति है? ऐसी कौन सी समिति है संसद की? ठीक है, हाँ जी, चलिए, वेरी गुड। यहां पर है संसद की किस समिति ने अपने 100 वर्ष स्थापना के जो है वो पूर्ण कर लिए हैं? इस समय संसद भवन में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम भी इस समय आयोजित किया। और एक ऐसी समिति है जो जनता का जो पैसा है उस पर निगरानी रखने का काम करती है। जनता के पैसे का निगरानी रखने का काम करती है। ऐसी समिति इनमें से कौन सी है जिसने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए? तो उसका नाम है लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो 3 प्रकार की वित्तीय समितियां प्रमुख रूप से आपको याद होनी चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसे कहा जाता है। इसके अलावा एक है यहां पर प्राक्कलन समिति। क्या है? प्राक्कलन समिति। एक है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये 3 समितियां जो है वो वित्त के संबंध में संसद में बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लोक लेखा समिति है। इस लोक लेखा समिति के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1921 में की जा चुकी थी, और वो भी किस एक्ट के तहत है? इसे एक्ट 1919 के तहत, जिसे हम मेंटेगु-चेम्सफोर्ड अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 का कहते हैं, उस 1919 के अधिनियम के तहत इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। तो इसके हाल ही में 2021 में इसने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो 100 वर्ष इसने हाल ही में पूरे कर लिए हैं, ये ध्यान रखना है। प्लस इस कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं। कोई भी मंत्री इसका मेंबर नहीं होता, ये ध्यान रखना। कोई मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं हो सकता। 22 मेंबर्स में से 15 मेंबर जो हैं वो कहां से होते हैं? तो 15 मेंबर इसमें लोकसभा से होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य ज्यादा इसलिए है कि लोकसभा है वो जनता का सदन है। क्या है? लोगों का यानी जनता का सदन है, और जनता के पैसे पर अधिकार भी किसका है? जनता का ही है। तो जनता के लोग इस पर निगरानी रखते हैं। प्लस इसके साथ साथ यहाँ 7 लोग जो हैं इसमें क्या है? राज्यसभा से भी आते हैं। राज्यसभा से भी 7 मेंबर इसमें आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि हाल ही में लोक लेखा समिति जो है, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष इस प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की क्या करता है? नियुक्ति करता है। ये बातें भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से अच्छी है, आपको इनमें ध्यान रख लेना है। प्लस अभी एक चर्चा का विषय चल रहा है किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। वो भी आप लोगों के सामने मैं रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में क्या किया जा रहा है आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या है? जज। इन जज के वेतन विसंगति के लेकर या वेतन में सुधार करने के लिए इनका जो अधिनियम बना रखा है पहले से, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सेवा और वेतन अधिनियम, सेवा व वेतन संशोधन अधिनियम जो है 2021 के नाम से क्या किया गया है? अभी हाल ही में इसे लोकसभा में रखा गया है। अभी हाल ही में इसे क्या किया गया है? लोकसभा में रखा गया है। यानी लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, क्या चल रहा है? शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, इस शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के सेवा और वेतन संशोधन के संबंध में क्या किया जा रहा है? यहां पर संशोधन अधिनियम जो है वो सरकार ने रखा है 2021 के नाम से। इसमें क्या किया जाएगा? तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट जो है इसका उल्लेख आप लोगों के संविधान के अनुच्छेद 124 में है। हाई कोर्ट का संबंध किससे है? तो 217 से संबंधित है। इसमें जो पुराना एक्ट आपका है कौन से का है? सुप्रीम कोर्ट के संबंध में 1954 का है, और ये हाई कोर्ट के संबंध में जो हमारा है वो 1958 का है। इन दोनों अधिनियम के तहत ही क्या की गई है? इनके वेतन के संबंध में बातचीत की गई है। और आपको पता है कि संसद जो है इनके वेतन के संबंध में निर्धारण करने का काम करता है, जो कि भारत सरकार की संचित निधि जो उससे दिया जाता है और वो उस पर भारित होता है। अब देखिएगा यहां पर ये जो दे रखा है 1958 और 1954, इनमें संशोधन सरकार करना चाहती है।
और संशोधन करके ये डिसाइड करना चाहती है कि कोई भी अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की उम्र में, या मुख्य न्यायाधीश यहां 62 वर्ष की उम्र जो डिसाइड कर रखी है, पहले ये 60 वर्ष थी, तो ये 65 और 62 वर्ष की उम्र के बाद उनको जो मिलने वाली पेंशन है और उनके सहायक या परिवार के लोगों को मिलने वाली पेंशन है उसमें किस हिसाब से वृद्धि की जाए, किस उम्र के बाद इस पेंशन में बढ़ोतरी की जाए और कब तक इसका लाभ दिया जाए, या परिवार के सदस्यों को कब तक इसका लाभ दिया जाए, इसके संबंध में विचार विमर्श करने और इसके संबंध में संशोधन करने के लेकर के एक बिल लोकसभा में जो है वो क्या किया गया है, रखा गया है हाल ही में। ये बात भी आप क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहां पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को किस भारतीय राज्य क्षेत्र में सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन किया जा रहा है। यानी सेंट जेवियर जो है, सेंट जेवियर का नाम आपने कई जगह सुना होगा, सेंट जेवियर कॉलेज, सेंट जेवियर स्कूल, ऐसा सुना होगा। कौन है ये सेंट जेवियर? और सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को किस भारतीय राज्य क्षेत्र में सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट यानी एक इस प्रकार के मेले का कह दीजिए, इस प्रकार का फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाता है, इनमें से आपको यह बताना है कौन सी जगह है जहां पर इस प्रकार का आयोजन या पर्व के रूप में इसे वहां मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपने धर्म सुधार आंदोलनों में एक सुना होगा, कैथोलिक धर्म होता है ईसाइयों में। कौन सा होता है? एक कैथोलिक धर्म होता है और एक प्रोटेस्टेंट धर्म होता है। एक क्या होता है? प्रोटेस्टेंट, यानी धर्म सुधार के बाद इस कैथोलिक से ही अलग होकर निकला प्रोटेस्टेंट धर्म है। इसके बाद मार्टिन लूथर का नाम आता है, ज्विंगली का नाम आता है। ये बहुत बड़े पुनर्जागरण का जो दौर था, धर्म सुधार का जो दौर था विश्व इतिहास में, उस इतिहास के लोग हैं। जैसे मार्टिन लूथर है, उसका लूथरवाद चला, ज्विंगली है वो भी उसके समर्थक में थे। तो ये सब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से निकले थे। ये कैथोलिक धर्म जो था इसका पतन इसी प्रकार हुआ कि मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि व्यक्ति के जो पाप हैं वो पापों को काटने के लिए पाप मोचक इन्होंने सर्टिफिकेट बना दिए। भाई साहब ने क्या बना दिए? पाप मोचक सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट ये बांटने लगे ये कैथोलिक वाले। इन्होंने कहा किसी को पाप कटवाने हैं तो कोई जादू टोना मंत्र कुछ की जरूरत नहीं है, आप तो क्या करिएगा, आइएगा चर्च में और आप अपना पैसा दीजिएगा और इसके माध्यम से ये पाप मोचक सर्टिफिकेट खरीदिएगा, आपके सारे पापों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ऐसा उस समय हुआ तो ये मार्टिन लूथर जैसे लोग विचारक आए और पुनर्जागरण और इटली का वो जो दौर था उसमें इस प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। फिर ये प्रोटेस्टेंट भी आगे चलकर अलग अलग शाखाओं में फिर बंट चुका। लेकिन ध्यान रखना, इस कैथोलिक धर्म के एक क्या थे, धर्म प्रचारक आप लोग कह दीजिए, जिनका जन्म कहां हुआ? स्पेन में हुआ। कहां पर हुआ? स्पेन में जिनका जन्म हुआ। ऐसे एक मिशनरी के रूप में काम करने वाले थे सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये इनका जन्म कहां हुआ? स्पेन में हुआ। कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे और ये एक मिशनरी के रूप में, किसके रूप में? मिशनरी के रूप में क्या किया करते थे? काम करते थे, यानी धर्म प्रचारक के रूप में काम करते थे। किन के रूप में? धर्म प्रचारक के रूप में काम करने वाले थे। तो ये ध्यान रखना, भारत में भी कह दीजिएगा इधर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो व्यक्ति थे उनमें ईसा के जो चेले चपाटे थे उनमें इनका नाम गिना जाना है, ऐसा आप समझ लीजिएगा। फिर अब हाल ही में सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन भारत के किस राज्य क्षेत्र में किया गया है? तो राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, इसका सही जवाब केरल भी नहीं है, इसका सही जवाब जो है वो क्या है? गोवा है। गोवा में इस प्रकार का आयोजन हाल ही में किया गया है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर गोवा में हाल ही में इस प्रकार का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है गोवा राज्य में इस प्रकार का। गोवा की राजधानी आपको पता है पणजी है। सिर्फ यहां पर क्या है? 2 ही जिले हैं। क्या है? 2 ही जिले हैं। और अभी हाल ही में यहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसका आयोजन यहां पर हाल ही में किया गया है गोवा के अंतर्गत। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्लस गोवा कोविड वैक्सीन टीकाकरण हो, चाहे आपकी हर घर नल के माध्यम से जल हो, उन सभी में अपनी यहाँ की क्या कर रही है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की है? गोवा ने की। हाँ, इटली की राजधानी रोम की चर्च में बटी जाती थी जी, ठीक है। तो ये सब बातें आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर वाले लोग बताओ जरा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर की साक्षरता को लेकर के लोगों में जागरूकता रहे,
इसके लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो जरा बताइएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है, हाँ जी, कब मनाया जाता है? आपके लिए सवाल है और सवाल का फटाफट जवाब वो लोग दे दें जो कंप्यूटर की तैयारी कर ही रहे हैं बस। ठीक है ना, कि कंप्यूटर में तो हम किसी को नज़दीक तक भी नहीं आने देंगे, ऐसे लोग जो हैं वो फटाफट जवाब दे दो कि कंप्यूटर की साक्षरता के लिए एक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो देखिए 1 दिसंबर के बारे में सारी बातें अपनी हो चुकी है। 1 दिसंबर को 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो BSF है और एक एड्स है। ठीक है, ये बातें रटी होनी चाहिए। इसके बाद ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या किया जाता है आपका यहां पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है, कंप्यूटर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, कंप्यूटर के बारे में और लोगों को जागरूक हो, कंप्यूटर दुनिया की आवश्यकता बन चुका है ऐसा फील कराने के लिए, ऐसे लोगों की जरूरत के लिए 2 दिसंबर को क्या किया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो हाल ही में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपने नौसेना दिवस मनाया, नौसेना डे जो है, नौसेना डे जो है वो मनाया जाता है। आर हरि कुमार जो है वो हमारे नए नौसेना प्रमुख हैं, ये रट लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। इसके लिए आपने क्या मनाया, इसके अलावा आपने दिव्यांगजन जो है, दिव्यांगजन डे भी मनाया। इसी दिन आपने प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वो मनाया। हिरोशिमा और नागासाकी में 3 से 4 जो दिसंबर है, उस दिसंबर की मध्य रात्रि को हुआ यूनियन कार्बाइड या डाउ नाम की कंपनी में जैसा भी ऐसा यहां पर दुर्घटना हुई, उसकी याद में इस प्रकार का दिन जो है वो मनाया जाता है। तो आप सबका 2 दिसंबर एकदम सही जवाब है। मैंने सोचा आप 4 दिसंबर पर रिस्क ले सकते हो क्योंकि 2 दिसंबर चला गया इस वजह से। तो चलिए जरा बात करते हैं आगे। यहां पर लिखा है 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। अभी इनको भारत रत्न कब दिया गया यह आपको बताना है। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको पहले संविधान सभा जो थी, उस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, पहले सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रांस में क्या हुआ था कि फ्रांस में जब संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा में ऐसा किया गया था कि इसका अध्यक्ष जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट जो व्यक्ति था उसको अध्यक्ष बनाया गया था। तो भारत में एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष की यहां पर नियुक्ति की गई। सबसे पहले वो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, यहां पर बना दिया। उसके बाद अगले ही दिन क्या किया गया, यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। जैसे ही आपको पता होगा ये संविधान सभा 2 काम करती थी। कौन कौन से काम करती थी ये संविधान सभा काम करती थी भाई साहब, एक तो संसद के रूप में भी काम करती थी और एक संविधान सभा यानी संविधान निर्माण का भी काम करती थी और विधि निर्माण का भी काम करती थी। तो ये दोनों काम एक साथ कौन कर रही थी, संविधान सभा कर रही थी। तो संविधान सभा के पहले आप लोगों को पता है स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाद में जैसे ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई, संविधान हमारा लागू किया गया, उसी दिन से क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया ये आपसे सवाल पूछा गया है। 3 दिसंबर को हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनकी जयंती भी मनाई। 1956, 58, 62, 65। ज्यादातर आप में से लोग जो हैं वो रिस्क ले रहे हैं 62 और 65 पर। ठीक है, तो वेरी गुड, आप लोग 62 और 65 पर रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आपकी रिस्क कितनी सही है और कितनी गलत है ये तो आप लोग खुद ही जानते हैं कि भैया राजेंद्र प्रसाद को जो है वो किस दिन जो है वो भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, हाँ जी एकदम सही है। जिन्होंने 62 जवाब दिया है वो एकदम सही है, 65 जवाब दिया उनका गलत है। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, आप लोगों को मालूम है। तो 1962 में राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न जो है वो अंतिम बार किन लोगों को दिया गया था, तो 3 लोगों को अंतिम बार जो है वो दिया जा चुका है। आपको पता होगा कौन कौन है वो 3 लोग, जिन तीनों लोगों के नाम आप जानते हैं। भूपेन हजारिका आपके हैं, इसमें प्रणव दा आपके हैं, ये सब नाम आप लोग सुन चुके हैं। ठीक है, हाँ जी वेरी गुड। हेलो 62 एकदम सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। आपके सामने अगला सवाल जो है वो क्या है जरा देखिएगा।
चलिए चलिए चलिए, वेरी 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 गुड। हाँ, यहां है, सरकार ने नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। इसका संबंध किस से है? ये जो नमदा है, ये नमदा गलीचे की तरह होता है, आप लोग जानते होंगे इस बात को, ठीक है, गलीचा या नमदा। इस लेकर सरकार ने इस नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना हाल ही में शुरू की है। तो इस नमदा शिल्प परियोजना का संबंध यहां में किससे है? क्या हिमाचल प्रदेश से है? जी नहीं, हिमाचल प्रदेश से नमदा शिल्प परियोजना का संबंध नहीं है। तो यहां ध्यान रखना, नमदा शिल्प परियोजना है, ये नर्मदा नहीं है, नमदा शिल्प परियोजना है। ये क्या है? नमदा शिल्प परियोजना है। इस परियोजना को इसलिए चलाया गया है कि जो गलीचे का काम होता है या नमदे का जो काम होता है, गलीचा भी आप लोग इसे कह सकते हो, इस गलीचे को क्या करने के लिए, यहां के लोगों की आय का मुख्य स्रोत बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो गुजरात में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, इसका सही जवाब क्या है? जम्मू कश्मीर जो है वहां पर ऐसी परियोजना हाल ही में शुरू की जा रही है। आपको थोड़े दिन पहले एक बात बताई थी, यहां की एक डल झील है, क्या है? एक डल झील है। उस डल झील में एसबीआई बैंक ने जो है वो यहां पर तैरता हुआ क्या कर दिया? एक एटीएम लगा दिया, यहां पर तैरता हुआ एक एटीएम लगा दिया। प्लस इसके बाद ध्यान रखना, 2019 में इसे क्या कर दिया? केंद्र शासित राज्य बना दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसे केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन यहां क्या होगी? विधानसभा होगी, विधानसभा होगी, ये ध्यान रखना। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। यहाँ की विधानसभा के अब जल्दी क्या होने वाले हैं? चुनाव होने वाले हैं। यहाँ की अगर विधानसभा के लोगों को, विधानसभा के चुने हुए मेंबर्स को राष्ट्रपति के चुनाव में अगर शामिल करना है तो आपको भारत के संविधान में क्या करना होगा? अब संविधान में संशोधन करना होगा। और आप देख लीजिएगा, राष्ट्रपति का अब जल्दी चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले पहले भारत के संविधान में एक संशोधन और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के अगर चुनाव हो जाते हैं विधानसभा के, यहाँ के विधानसभाओं के मेंबर्स को राष्ट्रपति के चुनाव में अगर शामिल करवाना है तो आपको पता है कि राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका मत मूल्य निकालना होगा। और यहाँ के मत मूल्य क्या होगा? वो मत मूल्य अब प्रभावित हो जाएगा, किसकी वजह से? इसका अलग अलग बनाने की वजह से। तो राष्ट्रपति के चुनाव से पहले पहले संविधान में इस प्रकार का एक संशोधन जो है वो जरूर होने वाला है। इस बात को भी आपको क्या कर लेना है? थोड़ा ध्यान रख लेना है कि भैया ये बातें हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहां पर नेक्स्ट सवाल है, सरकार ने वर्ष 2027-28 की अवधि तक 4,445 करोड़ रुपए की राशि से कितने पीएम मित्र यानी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं अपैरेल पार्कों की स्थापना की मंजूरी जो है वो हाल ही में प्रदान कर दी है? बताइए जरा। सरकार ने वर्ष 2027-28 की अवधि तक कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है? तो 4,445 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरकार ने क्या कर दी है? दे दी है। किसके लिए? पीएम मित्र। ये पीएम मित्र क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपके सामने लिखी है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल, ठीक है। ऐसे पार्कों की स्थापना की मंजूरी सरकार ने प्रदान कर दी है। इसका मतलब सीधा सा है, किससे संबंधित है? पीएम मित्र योजना। तो ध्यान रखना टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसके लिए है। तो 2027-28 तक की अवधि के लिए इस प्रकार की एक योजना चलाई गई है। उसके तहत कितने पार्क जो टेक्सटाइल पार्क हैं वो सरकार स्थापित करना चाहती है, आपको यह बताना है। सरकार कितने टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना करना चाहती है इस परियोजना के माध्यम से, यह आपका सवाल है। तो जो लोग 5 जवाब दे रहे हैं उनका 5 गलत है। सही जवाब इसका क्या है? 7 ऐसे पार्कों को स्थापित करना चाह रही है सरकार। क्या है? टेक्सटाइल पार्क है, टेक्सटाइल पार्कों को स्थापित करना चाहती है। 7 को कब तक? 2027-28 की अवधि तक। सरकार ने कितना पैसा दिया है? तो 4,445 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने स्वीकृत कर दी है। और यह कब तक की अवधि के लिए? 2027-28 की अवधि तक के लिए इस प्रकार की राशि सरकार ने स्वीकृत की है। योजना का नाम क्या है? पीएम मित्र नाम याद रखना। कई बार मित्रा भी लिखा हुआ आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मित्रा या पीएम मित्र एक ही बात है। इसमें ए जो है वो छोड़ दिया गया है लास्ट में, तो इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है तो यहां पर इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? 7 इस प्रकार के पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपका क्या है? जवाद चक्रवात ने उड़ीसा तट पर दस्तखत दी है।
यह किस भाषा का शब्द है, यह बताइए। हालांकि यह कहा गया है कि उड़ीसा के तट पर कोई ज्यादा तबाही इस बार आने वाली नहीं है, ना इस प्रकार का यहां पर कोई ज्यादा प्रभाव ये डाल पाएगा। तो आप लोग जरा बता दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, किस भाषा का सवाल है और इसका मतलब क्या होता है। मतलब तो आपको पता है, उदार होता है, दयालु होता है। सऊदी अरब के अनुमोदन पर इसका नाम दिया गया है, यह भी बात आपको कल मैंने बताई है। ठीक है, क्या है, जवाद है। जवाद का मतलब क्या है, जवाद का मतलब होता है दयालु। क्या है, दयालु या उदार, दयालु या क्या है, उदार इसका सही जवाब है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। प्लस ये सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब, कल की क्लास में भी ये बात हुई, परसों भी हुई, सऊदी अरब के कहने पर हाल ही में उड़ीसा तट पर इसके टकराए जाने की संभावना है, जिसकी वजह से अधिकांश जगह बारिश और तूफान भी आए हैं। मगर ये ध्यान रखना, इस बार ये कोई ज्यादा तबाही नहीं कर पाएगा। किस क्षेत्र से आया है ये, तो ध्यान रखना इधर वाला जो हमारा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से यह इस बार जो है आया है। लेकिन इस बार भारत में जो ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये किस भाषा का है, तो यह अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा मैंने आपको आईएमएफ के बारे में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। आईएमएफ में एक भारतीय महिला जिसे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, उसका नाम गीता गोपीनाथ है। गीता क्या है, गीता गोपीनाथ है, गीता गोपीनाथ है। इस गीता गोपीनाथ को आईएमएफ में पहले मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया था। क्या, मुख्य अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री जो है इसको बनाया गया। अभी इस डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंचने वाली ये दूसरी भारतीय है, दूसरी भारतीय ये। इससे पहले यह काम किसको मिल चुका है, रघुराम राजन को मिल चुका है, रघुराम राजन को जो है वो मिल चुका है। ध्यान रखना, आईएमएफ का भारत जो सदस्य है वो कब बना, ये अगर ये सवाल आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना 27 दिसंबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना था। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत 1944 में की गई थी। ब्रेटन ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है किसको, WHO को और आईएमएफ को। किसको, WHO और आईएमएफ को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन दोनों की स्थापना एक साथ की गई थी। ठीक है, तो जरा इस बात को भी ध्यान रखना। आईएमएफ आपके सामने मैंने लिखा है डीएमडी, यानी डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, मुख्य अर्थशास्त्री दो भारतीय, दूसरी भारतीय पहले रघुराम राजन है। भारत इसका सदस्य 27 दिसंबर 1945 को बना था। वर्तमान में लगभग 190 के आसपास इसके सदस्य देश हैं, 190 के आसपास। इसकी स्थापना मुख्यतः सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता होगा 1941 से लेकर के 1945 तक चला था। इसके दुष्प्रभाव जो है, इस दुष्प्रभावों के समय दुनिया को उभारने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली जो है, अब तो इसका उद्देश्य ये है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को क्या करना है, मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना इसका एकमात्र अब उद्देश्य रह गया। लेकिन उस समय विश्व भर को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जवाब चक्रवात वापस क्या लेने आया भैया, आगे चलो। अब तो जूनियर हॉकी विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को किससे हार मिली, ये भी सवाल कल कराया, आप लोगों को बात बताई है, तो बता दीजिएगा जरा सही जवाब इसका क्या होगा। हालांकि आपको अधिकांश बातें पहले ही बता दी गई है। जूनियर हॉकी विश्व कप में ये इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। भारत जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचा किसको हराकर, तो बेल्जियम को हराकर, बेल्जियम को हराकर भारत जो है वो सेमीफाइनल में प्रवेश किया। लेकिन सेमीफाइनल में प्रवेश करने के बाद भारत जर्मनी से हार गया और बाहर हो गया, यानी जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा किसको, सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को। जर्मनी से भारत को हार मिली, यही पूछा आपसे किस से हार मिली, तो जर्मनी से हार मिली, बेल्जियम को हराया, अर्जेंटीना नहीं, नॉर्वे नहीं, ये बाकी सब गलत है, इसका जर्मनी सही जवाब होगा। तो आपको ये बात शायद समझ में आ गई होगी, ये बात मैंने बता दी है। नॉर्वे और स्वीडन के बारे में भी आपको बात बताई थी। यहाँ दो देश हैं ऊपर, एक देश यहाँ पर है, एक देश यहाँ पर है। इसका नाम है आइसलैंड। क्या नाम है, आइसलैंड नाम है इसका, आइसलैंड है। यहां पर आपका स्वीडन और यहां है स्वीडन और नॉर्वे, क्या है, स्वीडन और नॉर्वे दो देश हैं। यहां एक देश है जिसका नाम क्या है, डेनमार्क है।
डेनमार्क है। ये 4 देश जो हैं, इन चारों देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो ये कल ही बताया, 3 दिन से लगातार बता रहा हूं, स्कैंडिनेवियाई देश इनको कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश इनको कहा जाता है, स्कैंडिनेवियाई देश इनको कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कभी बात आएगी तो अपन बाल्टिक देशों के बारे में भी बात करेंगे कि बाल्टिक देश कौन से हैं, कैसे, यहां पर इन सारी बातों पर बात करते हैं। हाँ, IMF की मुद्रा जो है वो SDR है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपका अगला सवाल और 10वां सवाल क्या है, जरा बता दीजिए मुझे। इंडियन SARS-CoV-2 जो है, इसमें जीनोमिक्स कंस्ट्रियम यानी इन सेल्स के नाम से जिसे जाना जाता है, ने किस उम्र से अधिक वालों को कोरोना वैक्सीन की एक अतिरिक्त डोज के रूप में बूस्टर शॉट लगाने पर विचार करने की सरकार से सिफारिश की है। भैया देखो, अभी SARS-CoV-2 का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन नाम का, ठीक है, ओमिक्रॉन। इस ओमिक्रॉन से होगा क्या ये पता नहीं, ओमिक्रॉन जो है, लेकिन लोगों में पहले से दहशत इसने फैला रखी है। अब SARS-CoV-2 को लेकर, इंडियन SARS-CoV-2 को लेकर जीनोमिक्स कंसोर्टियम इन सेल्स ने किस उम्र से अधिक वालों को कोरोना वैक्सीन की एक अतिरिक्त डोज के रूप में बूस्टर शॉट लगाने पर सरकार को विचार करने के संबंध में सिफारिश की है। सरकार को कहा है भाई बाकी बात तो ठीक है, लेकिन आप इससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको एक बूस्टर डोज दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को बताते हुए आपको बताना है कि ये ओमिक्रॉन जो है वो साउथ अफ्रीका का जो बोत्सवाना क्षेत्र है वहां से इसको लाया गया है, एक तरीके से ये समझ लीजिएगा। और अब ये दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है, खास तौर पे मीडिया क्षेत्र में। तो इंडियन SARS-CoV-2 को लेकर भारत सरकार ने विचार करने को लेकर इस संस्था ने कहा है कि भारतीयों को विचार कर लेना चाहिए अब किसके बारे में ऐसा होगा, तो किस उम्र से अधिक लोगों को लगाना है, तो ये कहा गया है, ठीक है, ये है 40 वर्ष से अधिक जिन लोगों की उम्र हो चुकी है, इन सबको ये बूस्टर डोज देना। बूस्टर डोज का मतलब यही है कि आपको भाई जिस वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है उसी की आप क्या करिएगा, एक तीसरी डोज लगा लीजिएगा, उसको बूस्टर डोज का है। इस पर विचार करने को सरकार से कहा है इस संस्था ने। प्लस इसके अलावा 2-3 बातें आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। एक, भारत सरकार ने अभी कला और संस्कृति विकास योजना शुरू की है। कला और संस्कृति विकास योजना शुरू करने पर विचार हो रहा है। विकास योजना ये किससे संबंधित है, तो ये है भैया आप एक तो तिब्बती लोगों के विकास और संस्कृति के लिए, या फिर ये कह दीजिएगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उनके संरक्षण के लिए कला संस्कृति विकास योजना केंद्र सरकार शुरू करना जा रही है, या फिर ऐसा कह दीजिएगा इन तिब्बतियों के लाभ इस प्रकार का भारत सरकार क्या कर रही है, समर्थन कर रही है। ये बातें भी आपको जान लेनी चाहिए। प्लस इसके अलावा ये सब आपको बता दिया है, इलेब्रोट क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है, इलेक्टोरेट क्या होता है, एलिमिनेट क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है। ये सब बातचीत परिभाषिक शब्दावली पर मैं पहले कर चुका हूं। इनके शायद आपको आते होंगे परिभाषिक शब्दावली के वर्ड, जिसमें एक है इलेब्रोट करना, इलेक्शन करना, इलेक्टोरेट, एलिमिनेट, एलिमिनेशन। इनको नए वर्ड देने थे, वो दिए नहीं, कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे। अभी राजस्थान के संबंध में 2-3 बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक है आपका जोधापेक्स। क्या है? जोधापेक्स नाम है। क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हालांकि है नहीं। ये जोधापेक्स जो है वो अभी डाक विभाग द्वारा जोधपुर में शुरू किया गया। किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग द्वारा। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले बता देता हूं। भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान, मान लीजिए क्या है, जोधापेक्स है। इसके अलावा एक है आपका 2021 में, 2021 टाइम नेक्स्ट 100 में शामिल किया एक व्यक्ति को। क्या किया है? 2021 टाइम जो मैगजीन्स है, टाइम नेक्स्ट 100 जो है उसमें एक राजस्थानी को शामिल किया गया है जिसका नाम है अपूर्व मेहता। क्या है? अपूर्व मेहता नाम है, अपूर्व मेहता। ये अपूर्व मेहता का संबंध कहां से है? तो जोधपुर से है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2 खिलाड़ी हैं, एक का नाम है रवि ओझा। एक का नाम क्या है? रवि ओझा नाम है, रवि ओझा। और एक का नाम है रणजीत सिंह। क्या नाम है? रणजीत सिंह। रवि ओझा का संबंध कहां से है? तो जोधपुर से है। रवि ओझा का संबंध कहां से है? जोधपुर से है। और रणजीत सिंह का जो संबंध है वो करौली से है। करौली से सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध है, ये ध्यान रखना है,
ठीक है। तो करौली के रणजीत सिंह और रवि ओझा, इन दोनों को पैरा बैडमिंटन जो राष्ट्रीय टीम है, पैरा बैडमिंटन, उस पैरा बैडमिंटन की राष्ट्रीय टीम में इन दोनों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है हाल ही में। तो क्या है, रवि ओझा जोधपुर से है और रणजीत सिंह करौली से, दोनों पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन दोनों को पैरा बैडमिंटन जो राष्ट्रीय टीम है, उस राष्ट्रीय टीम में इन दोनों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो रवि ओझा बता दिया किस खेल से है, ये दोनों पैरा बैडमिंटन से संबंधित है और पैरा बैडमिंटन की जो राष्ट्रीय टीम है, उस राष्ट्रीय टीम में इन दोनों को क्या किया गया है, हाल ही में शामिल किया गया है। और एक और ध्यान रखना, राजस्थान में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कहां पर है साहब, कोटा में है। लेकिन अभी अभी आपको पता होगा एमबीएम यूनिवर्सिटी जो है उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। ये कहां पर है, जोधपुर में है, जोधपुर में है। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर की थी, उस बाड़मेर इंजीनियरिंग कॉलेज को क्या कर दिया गया है, इस एमबीएम जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है इसके तहत कर दिया गया है, यानी इसके अंडर में कर दिया गया है। किसको, बाड़मेर की इंजीनियरिंग कॉलेज को एमबीएम जो विश्वविद्यालय है, टेक्निकल विश्वविद्यालय, उसके अंतर्गत कर दिया है। राज्य का पहला इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट जो है वो कौन सा है, कोटा वाला है। यहां पर कोटा में कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके अलावा कोटा जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी कहां पर है, ये आपकी है कहां पर, कोटा में। तो ये 3-4 बातें हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप थोड़ा इनको ध्यान रखिएगा। एक है शशिकांत, शशिकांत जो है, शशिकांत, इनका भी ध्यान रखना। शशिकांत कमल इनको कहते हैं, लेकिन इन्होंने एक नई प्रकार की जो वीणा है, उस वीणा का क्या किया है, बनाने का काम किया है। इस वीणा की खास विशेषता यह है मेरे दोस्तों कि यह वीणा के साथ साथ रबाब जो होता है, वीणा के साथ साथ क्या होता है, वीणा के साथ साथ रबाब जो आपने देखा होगा, उस रबाब की तरह भी बजेगी। यानी शशिकांत कमल ने एक नई प्रकार की वीणा बनाई है, ठीक है। हाँ जी, यहां पर है वीणा और रबाब दोनों की तरह मिक्स रूप से ये क्या करने वाली है, काम करने वाली है। तो मेरे दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से आज हम इतनी ही बात इस क्लास में करेंगे, बाकी बातें सारी कल की क्लास में करेंगे। तो जितना भी आप लोगों को बताया गया है उसको थोड़ा ढंग से तैयार कर लीजिएगा, और सारी बातें मैंने मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको कोई नहीं छोड़ी है, वो सब आपको बता दी है। फिर भी कोई नई खबर होगी, कोई नई सूचना होगी, कोई नई जानकारी होगी परीक्षा की दृष्टि से, वो सब आपके कल की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी मेरी आशा है। हाँ जी, कमल वीणा नाम है, इसी वीणा का नाम है, और व्यक्ति का नाम है शशिकांत कमल, ठीक है। वीणा भी है, कमल वीणा नाम से इस वीणा को जाना जाएगा, जिसमें दोनों के गुण होंगे, वीणा के भी होंगे और किसके होंगे, रबाब के भी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।